हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक एडुकेटर एकेडमी में आपका स्वागत है ऑफ स्टैंडर्ड 10th. सो दिस इज प्रकाश सर. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस 1 न्यू चैप्टर, दैट इज लेसन नंबर 3, that is chemical equations, chemical reactions and equations. So in this chapter we are going to see about the chemical reaction and how to write the chemical equation, what are the rules for writing the chemical equations, and how to balance the chemical equation, and the last is the type of chemical reactions, in which we are going to see different types of chemical reactions. So let us proceed to the chapter, and we are going to, for this we want to know about the valency. So you know students, last year we have already studied about valency. So what is valency? Valency is the capacity of an atom to combine with the other atom of other element. Okay, तो कैपेसिटी, एक एलिमेंट का एटम जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है वह दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ में जब कंबाइन होता है तो उसका डेफिनेशन होता है वैलेंसी. तो लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट व्हाट यू मीन बाय वैलेंसी. तो हियर स्टूडेंट्स, if I take the example of sodium, atomic number of sodium is 11. So for that, if this is the nucleus of the cell, and this is the first orbit, and this is the second orbit, and this is the third orbit. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स 2, 8 and 1. दैट मीन्स के शेल में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 2 + 8 + 1 is 11. So here if I draw the electrons with the help of red dots, so this is the electrons in the first orbit 2, and the electrons in the second orbit is 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrons, and 1 electron in the last orbit. So we see that this is the sodium atom. What is this? This is a sodium atom. तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, the outermost orbit of a sodium contains only one electron. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वह किसी को देने की कोशिश करेगा, बिकॉज दिस इज अ मेटल हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. आपने सेकेंड चैप्टर में आपने देखा है. तो मेटल हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इट ट्राई टू बिकम अ मोर स्टेबल देन दिस स्टेट. ये स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करेगा. तो हम देखते हैं कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दिया, सपोज एक्स वाई जेड को दे दिया, तो देन व्हाट विल हैपन? वी सी दैट ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपका सेकेंड ऑर्बिट है. दिस इज द न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपका सेकेंड ऑर्बिट, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट. तो देन व्हाट हैपेंस? सो हियर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सेकेंड ऑर्बिट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो 4, 5, 6, 7 and 8. तो दिस इज द एल शेल, दिस इज के शेल. ओके, और यहाँ पर के शेल, यहाँ पर एल शेल, और ये आपका एम शेल. ओके, तो आप देख रहे हैं कि एम शेल का एक इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर दिया या फिर किसी को दे दिया. सो दैट एम शेल इज नॉट देयर इन दिस फिगर. ओनली 2 शेल्स आर देयर, के शेल एंड एल शेल. आप आउटरमोस्ट ऑर्बिट आप देख रहे हैं, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब दैट ऑर्बिट का ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो गया. नाउ दिस इज मोर स्टेबल. तो नाउ दिस फॉर्म्स सोडियम प्लस आयन, दैट वी कैन से दैट कैटायंस. क्या कह सकते हैं उसको? कैटायंस. तो सोडियम एटम जो है, व्हेन इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स सोडियम कैटायन Na+, बिकॉज इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दिस इज मोर स्टेबल, अभी, एंड इट अटेन्स द नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट पीरियड. तो इसका जो पीरियड में जो है वो नियॉन का भी आप देखेंगे 2,8 है. तो नियॉन का 2,8 है. तो आप देख रहे हैं कि दिस इज नियरेस्ट टू दिस सोडियम जो एटम है, अभी जो सोडियम कैटायन जो है, इट एक्वायर्स द नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियॉन. तो नियॉन का डायग्राम और Na+, सोडियम का डायग्राम, कैटायंस का डायग्राम क्या होगा? एग्जैक्टली सेम होगा. ओके स्टूडेंट्स. क्लोरीन एटम स्टूडेंट्स, सो क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर इज 17.
एंड द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिडेंस 287, दैट मीन्स के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, एल शेल में 8 एंड एम शेल में दैट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट या लास्ट ऑर्बिट भी कह सकते हैं 7। तो आप देख रहे हैं आई हैव ड्रॉन द एटम ऑफ क्लोरीन, इट हैज फर्स्ट ऑर्बिट हैज 2 electrons and the L shell means second orbit has 8 electrons and the last orbit has 7 electrons। तो ये क्लोरीन एटम का फंडा क्या है कि ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इंस्टेड ऑफ लूजिंग, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, अभी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेने की कोशिश करेगा, तो वह जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो सोडियम से लेगा, क्या करेगा, सोडियम से लेगा। एंड सोडियम से लेने के बाद में अभी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में आप देख रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पहले आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो अब इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ दिस इज मोर स्टेबल देन दिस क्लोरीन एटम। ओके, मान लो अभी सोडियम ने क्लोरीन के साथ में अगर पैचअप नहीं किया होता, रिएक्शन नहीं हुआ होता दोनों में, तो क्लोरीन क्या करता, तो अभी क्लोरीन मैंने आपको बताया ये स्टेबल नहीं है और ये मोर स्टेबल है। ओके, दिस इज मोर स्टेबल नाउ, राइट, दिस इज मोर स्टेबल। तो क्या करेंगे, क्लोरीन क्या करेंगे, आपस में ग्रुप बनाएंगे, तो क्लोरीन और एक क्लोरीन जैसे कि Cl2, तो इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन इज Cl2। इसमें क्या होगा, इसमें क्लोरीन एंड क्लोरीन, 2 क्लोरीन वो साथ में एक बॉन्ड बनाएंगे, तो इस तरह से ये जो क्लोरीन एटम जो है ना, ये क्या है स्टूडेंट्स, इट इज स्टेबल, अंडरस्टूड। तो अभी कंपाउंड कैसे फॉर्म हो गया, तो मेरे को और एक यहाँ पर बताना है कि हाउ द कंपाउंड इज फॉर्म बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स and this element is gaining the electron. When one element loses electron, the other element gains electron, दोनों साथ में हो जाते हैं। और आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर क्लोरीन एनायन फॉर्म होगा, क्या हो जाएगा, क्लोरीन एनायन फॉर्म हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया बिकॉज इट रिसीव्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, और ये पॉजिटिव हो गया बिकॉज इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो Na+ और ये Cl-, ओके, Na+ और ये Cl- फॉर्म हो गया इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन व्हेन दे कम टुगेदर दे फॉर्म अ बॉन्ड, उनके बीच में एक बॉन्ड होता है, तो इसलिए हम सोडियम क्लोराइड हमें मिलेगा। तो विच कंपाउंड विल गेट, सोडियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन में ऐसा लिख सकता हूँ कि Na+ Cl- विल गिव NaCl, ओके, NaCl। अगर दूसरा टाइप का मैं अगर रिएक्शन लिखूं तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड, अभी यह जो इक्वेशन है, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन, इट इज नॉट बैलेंस्ड। अगर मैं इसको बैलेंस करूँ अभी तुरंत, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 और ये 2। अब ये फिलहाल बैलेंस हो गया। तो ये कैसे बैलेंस हो गया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर फिलहाल अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है और आप देख रहे केमिकल इक्वेशन है। आप देख रहे इस तरह से सोडियम और क्लोरीन जब व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर केमिकली, कैसे केमिकली मतलब उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करेंगे उसमें चेंज हो गया एंड दे फॉर्म अ सोडियम क्लोराइड, एंड सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड। तो इस तरह से कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो आपने 9th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन देखा कंपाउंड, तो कंपाउंड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट केमिकली, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट केमिकली, यहाँ पर कौन से 2 सब्सटेंस है, सोडियम और क्लोरीन, दे रिएक्ट केमिकली एंड दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इन फिक्स प्रोपोर्शन। तो सोडियम और क्लोरीन जो यहाँ पर फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह से कंपाउंड फॉर्म हुआ है। तो केमिकली जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक एटम जो है, जैसे यहाँ पर सोडियम या तो एटम लूज करेगा और यहाँ पर क्लोरीन के एटम क्या करेगा, सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। या तो लूज होगा या तो गेन होगा या तो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। जब कभी इलेक्ट्रॉन लूज होता है या गेन होता है तो उसमें आयंस फॉर्म होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कैटायंस,
एनायंस फॉर्म होते हैं, तो उसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। उसमें कौन सा बॉन्ड डेवलप होगा? आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर NaCl में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स? दैट इज अ आयनिक बॉन्ड। ओके, या फिर उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। फिलहाल अभी आयंस फॉर्म हो गए हैं, तो हम उसको देंगे कि वी कैन से दैट देयर इज अ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड chlorine. Okay, sodium and chlorine. And suppose if the electron is not losing, or if the atom is not losing electron or gaining electron, and atoms are sharing the electrons, atom जो है, दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, तो अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो उस टाइप के बॉन्ड को हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में अभी हम बात करेंगे। इन 18th एंड 19th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट कैरी किए ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उनको ये पता चला कि केमिकल रिएक्शन कब होते हैं? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। तो अभी इसमें दो एलिमेंट भी कंबाइन हो सकते हैं, या फिर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट भी कंबाइन हो सकता है। स्टूडेंट्स, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, दो एलिमेंट कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी केमिकली रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सोडियम जो है और क्लोरीन, सोडियम इज अ एलिमेंट, क्लोरीन इज ऑल्सो एलिमेंट, एंड सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड। तो आप देख रहे हैं कि दो एलिमेंट कंबाइन होके एक कंपाउंड फॉर्म हो गया है। या फिर आप दूसरा एग्जांपल अगर आप ले लेंगे, सपोज Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अभी ये बैलेंस नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि दिस इज अ एलिमेंट एंड दिस इज अ कंपाउंड, दिस इज अ कंपाउंड, एंड अगेन इट फॉर्म्स अ कंपाउंड एंड एलिमेंट। तो आप देख रहे हैं कि when two elements combine chemically, a new substance is formed, और एलिमेंट और अ कंपाउंड अगर ये दोनों कंबाइन केमिकली हो रहा है तो आगे न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है कि NaCl जो है, NaCl में क्या हो रहा है, द composition of the matter changes। इसमें NaCl में क्या हो रहा है, composition of the matter changes, बिकॉज इसका जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम से अलग है, क्लोरीन से अलग है। किसका प्रॉपर्टी? सोडियम क्लोराइड का जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम से अलग है और क्लोरीन से अलग है। कैसे? सोडियम इज वेरी डेंजरस, क्लोरीन गैस इज अ पॉइजनस गैस, पर सोडियम क्लोराइड दैट इज एडिबल सॉल्ट, जो हम सॉल्ट खाते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो देख रहे हैं ना, दो डेंजरस चीज़ों से एक एडिबल सॉल्ट बन गया जो वी कैन इजीली कंज्यूम। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जिसका प्रॉपर्टी टोटली चेंज है, टोटली न्यू है फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन। तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि द कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस। और फिर और एक टाइप का चेंज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, ओनली द स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस। क्या? ओनली द स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज। और अगर केमिकली चेंज में अभी यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम प्लस क्लोरीन, इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड, एंड दिस जो रिएक्शन जो है ये जो है परमानेंट है। ये क्या है? परमानेंट। वी कैनॉट गेट सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, वी कैनॉट गेट सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। इट इज अ irreversible process and this change is a permanent change। पर फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में जो चेंजेस जो होते हैं दैट इज इन द स्टेट, दैट इज इन द स्टेट, और फिर उसका केमिकली कुछ चेंजेस होते नहीं है, तो दैट चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज, दैट चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। ओके, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ आयरन नेल, आप देख रहे हैं आयरन नेल थोड़ी देर के बाद में सपोज इट गेट बेंड, और सपोज ये आयरन नेल को अगर मैंने इसको हॉट हीट किया और उसका मोल्टन फॉर्म में मुझे मिला, तो दिस इज मोल्टन आयरन नेल। ओके, तो मोल्टन आयरन नेल आप देख रहे हैं, तो व्हाट इट इज ओनली द चेंज इन द शेप एंड इज ओनली चेंज इन द वी कैन से द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर जो है केमिकली तो आयन ही है, भले वो बेंड हो गया रहेगा या फिर उसका मोल्टन फॉर्म लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट हो गया, तो आयन विल रिमेन आयन। अगर आयन नेल बेंड हो गया तो भी आयन विल रिमेन आयन। तो इसमें कुछ केमिकली कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर डज नॉट चेंजेस,
तो इसलिए ये जो टाइप ऑफ चेंज है इट इज अ फिजिकल चेंज। ओके, नाउ हियर ऑल्सो इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ आइस, तो आइस जो है, आइस ऑन हीटिंग, या फिर इसको ऐसे अगर आप लीव कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल कन्वर्टेड इनटू वाटर, इट विल कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो दिस वाटर में जब कन्वर्ट हो गया तो यू कैन सी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आइस, आइस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O। वाटर का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O। तो आप देख रहे हैं केमिकली बिल्कुल कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, ओनली इन फिजिकल स्टेट में चेंजेस हो गया। पहले सॉलिड था, पहले क्या था, सॉलिड था, अब क्या हो गया, लिक्विड हो गया। क्या हो गया, लिक्विड हो गया। अगर ये वाटर को आप अगर क्या करोगे, अगर आप इसको फ्रीजर में रख दोगे तो वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस, वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस। तो वी कैन से दैट फिजिकल चेंज में जो होता है, क्या होता है, द फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आप देख रहे हैं मोल्टन आयन है, मोल्टन आयन को आप अगर किसी ढांचे में डालोगे तो इट गेट्स लुक लाइक दिस आयन। मतलब क्या कि फिजिकल प्रोसेस जो होता है इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब आइस से हमें वाटर मिल सकता है, वाटर से हमें रिटर्न आइस मिल सकता है। सो वी कैन से दैट physical change takes place due to parameter like टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें हमने टेम्परेचर दिया था तो वो मोल्टन आयन में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं। तो फिजिकल चेंज जो है वो कब टेक प्लेस करेगा, ड्यू टू पैरामीटर्स लाइक चेंज इन पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरी बात क्या है कि ये जो फिजिकल प्रोसेस जो होता है, फिजिकल चेंज जो है वो क्या है, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज अ reversible process। second third thing is that the composition of the matter does not change, मतलब कि it remains constant, composition of the matter does not change मतलब कि it remains constant। अगर पर्टिकुलर प्रोसेस और फिनोमिना में अगर केमिकल चेंज हो रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम केमिकल चेंज कहेंगे, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। और उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इन दिस द कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस, इन दिस द कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर, मतलब मैटर के जो कॉम्पोजिशन है वो चेंजेस हो गए। फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन जो है रिएक्ट हो गए और क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो गया और ये इसके अंदर एक बॉन्ड फॉर्म हो गया और वो साथ में रहेंगे, सोडियम और क्लोरीन क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे। इसका मतलब कि इसका कॉम्पोजिशन जो है वो सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है और ऑलरेडी चेंज है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस इन द केमिकल चेंज। ओके, फिर तीसरी बात देखेंगे कि अगर कुछ एग्जांपल्स अगर हम लेंगे स्टूडेंट्स, तो टू क्लासीफाई इनटू द कुछ फिनोमिनन्स दिए हैं और आपको बताना है कि वह फिनोमिनन फिजिकल चेंज कैरी आउट कर रहा है कि केमिकल चेंज कैरी आउट कर रहा है। तो फर्स्ट फिनोमिनन जो यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, तो इट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज। सेकंड थिंग इज कुकिंग ऑफ फूड, मम्मी जब खाना बनाती है तो उसमें स्पाइसेस ऐड करती है, कुछ कोरेंडर, फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, तो उसमें से कुछ जूसेस निकलते हैं और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और फूड जो है टोटली टेस्टी बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिजिकल चेंज है कि उसके अंदर केमिकल चेंज है। ये स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ द केमिकल सीक्रेटेड बाय द स्पाइसेस एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, उसके वजह से एक टेस्ट आता है फूड को, इसका मतलब उसमें केमिकल चेंज हुआ है। द थर्ड थिंग इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो मैं अगर एक आम के बारे में कहूँ, पहला आम जो रहता है रॉ मैंगो, और फिर राइप मैंगो, मतलब रॉ मैंगो का कलर कौन सा होता है, हरा, और राइप मैंगो का कलर कौन सा होता है, येलो। तो वो हरा जब होता है तो खट्टा होता है और जब येलो होता है तो मीठा होता है। तो वाई, दैट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंज इन दैट मैंगो। ओके, या फिर वो जो पका हुआ जो आम है उसको अगर हम 10 दिन तक ऐसे खुला छोड़ देंगे तो अगेन इट गेट्स, उसका कलर चेंज होता है, खराब हो जाता है। अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ द chemical change, because of the chemical in that start decomposing the matter of the mango. Okay, तो थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे, मिल्क टर्न इनटू कर्ड। मिल्क टर्न इनटू कर्ड इज अ केमिकल चेंज। ओके, मिल्क टर्न इनटू कर्ड मतलब दूध का जब दही बन जाता है, तो दूध जब आप पीते हो उसका टेस्ट आपको कैसा लगता है, दही जब खाते हो उसका टेस्ट कैसा लगता है, थोड़ा सार होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि केमिकली वो क्या हो गया, उसके अंदर चेंज हो गया। ओके, आप उसमें अभी आप बोलेंगे फिजिकली चेंज, नहीं, फिजिकल चेंज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें केमिकली चेंज हो गया, इसलिए हम उसको कहेंगे कि केमिकल चेंज है। द मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड इज अ केमिकल चेंज। एंड द फिफ्थ वन इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर। अगर ये पानी को अगर मैं हीट करूँगा
तो अगर मैं इसको हीट करूँगा, आई विल हीट इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा चेंज है? अगेन वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या आएगा? H2O। इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज़ अ फिजिकल चेंज। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। डाइजेशन ऑफ फूड स्टमक में जो फूड का डाइजेशन होता है, आप देख रहे हैं कि उसमें हमारे आवर स्टमक सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज ऑफ दैट द फूड इज डाइजेस्टेड। तो उसमें HCl आ गया, फूड मिक्स हो गया। फिलहाल तो फूड जो है खुद एक केमिकल चेंज है और उसमें HCl ऐड हो गया, तो अगेन दैट इट इज़ अ केमिकल चेंज। सेकंड वन इज सेवेंथ वन इज द साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्थल बॉल एक्सपोज टू एयर। नेफ्थल बॉल आपकी मम्मी जो है कपड़ों में रखती है और थोड़े दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में उसका साइज कम हो जाता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली फिजिकल चेंज। उसमें सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज कुछ नहीं होता है। आप देखते हैं पहले बड़ा नेफ्थलिन बॉल होता है, थोड़े दिनों के बाद में, थोड़े महीनों के बाद में वो छोटा हो जाता है, तो इट इज ओनली अ फिजिकल चेंज। देन 8th वन इज द स्टेनिंग ऑफ शाहबदी और कटप्पा टाइल बाय लेमन जूस। तो लेमन जूस जब हम शाहबादी स्टोन पे जब आप डालते हो तो व्हाट हैपेंस, वो शाहबादी स्टोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है और लाइम लेमन जूस जो उसके अंदर एक तरह का एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, तो दोनों रिएक्ट करते हैं और वहाँ पर एक स्टेन रह जाता है, मतलब एक सफ़ेद दाग हो जाता है। तो दैट इज आपको क्या लगता है, केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? यस, इट इज अ केमिकल चेंज। एंड द लास्ट वन इज द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम हाइट। अगर एक हाइट से अगर एक ग्लास अगर नीचे गिर गया तो आपको क्या लगता है, केमिकल चेंज होगा? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ग्लास टूटने के बाद में उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, वो किसी के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ फिजिकल चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये टेबल जो है आपको मतलब क्लासीफाई करने आना चाहिए कि अगर फिनोमिनन दिया रहेगा तो आपको उसमें लिखना है कि वो फिजिकल चेंज कैरी आउट हो गया कि केमिकल चेंज कैरी आउट है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है। सो Zn मीन्स जिंक, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड ZnCl2 मीन्स जिंक क्लोराइड, एंड दिस H2 मीन्स हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। लेट मी फर्स्ट बैलेंस इट, और आपको बैलेंस कैसे करना है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हाउ टू बैलेंस इट, मैं आपको इसको बैलेंस कर दूंगा। तो इफ आई राइट हियर 2, तो द होल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, तो नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आप दिस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस, यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस जो है वो कुछ सब्सटेंस, यहाँ पर जिंक है और HCl, इनमें से HCl जो है इसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, आयनिक बॉन्ड ब्रेक्स, ओके, एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू टोटली न्यू सब्सटेंस। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद में इट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू टोटली न्यू सब्सटेंस। देख रहे हैं ना, ZnCl2 यहाँ पर है क्या? नहीं है, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ओके, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म बाय मेकिंग ऑफ बॉन्ड। अब यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस undergo bond breaking and are transformed into a new substance by formation of new bond, okay? तो अभी यहाँ पर और थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये दो जो सब्सटेंस है, these are the two substances which takes part in the chemical reaction। तो the substances which takes part in the chemical reaction, अगर HCl जो ये बॉटल में है, ओके, एक HCl जो है ये क्या है, बॉटल में है, और एक डब्बे में क्या है, जिंक है, तो आपको क्या लगता है रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स? नहीं, क्योंकि ये अलग डब्बे में बंद है, एक बॉटल में बंद है, तो रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा। पर ये दो सब्सटेंस को अगर हम एक दूसरे में मिक्स कर देंगे तब जाके क्या होगा, केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, केमिकल चेंज होगा,
और वो क्या होगा, परमानेंट होगा, ओके नहीं, और वो इरिवर्सिबल होगा, मतलब वापस से जिंक क्लोराइड से और हाइड्रोजन से हमें वापस जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिलने वाला है, इसलिए वह इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो आप देख रहे हैं कि these are the two substances which takes part in the chemical reaction। तो ये दो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसका नाम कहेंगे रिएक्टेंट्स। दे रिएक्ट विथ ईच अदर, व्हाट, दे रिएक्ट विथ ईच अदर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। समझ में आया स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, दिस वी कॉल इट एज अ रिएक्टेंट्स। और एक बात ध्यान देंगे कि एरो के लेफ्ट साइड में लिखा होता है रिएक्टेंट्स। अभी एरो के जो राइट साइड में जो पार्ट होते हैं, जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं आफ्टर केमिकली रिएक्टिंग विद ईच अदर, दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज अ प्रोडक्ट, ओके, वी कॉल इट एज अ प्रोडक्ट। तो व्हेन द सब्सटेंस फॉर्म, ये जो सब्सटेंस फॉर्म हो गया है एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड, तो दिस सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है फॉर्म हो गया कैसे, बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड, सो दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट। और ये टोटली न्यू सब्सटेंस होते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अगर हम आपको पता है कार्बन मतलब कोयला होता है, तो दैट उसको अगर हम जलाएंगे, है ना, उसको अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा, तो कार्बन व्हेन बर्न्ड इन एयर, तो हवा से उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। कार्बन व्हेन बर्न्ड इन एयर, हवा से उसको ऑक्सीजन मिलेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो जाएगा केमिकली, इट विल फॉर्म अ टोटली न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो कार्बन जो है, कार्बन ऐसा कार्बन उसको हम जला रहे, उसको हम क्या कर रहे हैं, जला रहे, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन एयर में से क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा, एयर में से ऑक्सीजन ले लेगा एंड फॉर्म कार्बन, और ऑक्सीजन जो है इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो केमिकल रिएक्शन इज अभी ये जो है केमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊं, तो केमिकल रिएक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। So now we are going to see the topic that is chemical equation। तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो लेट अस फर्स्ट डू द एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ले रहे हैं। एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने एक्वायस यहाँ पर वाटर ले लिया है, क्या ले लिया मैंने, वाटर ले लिया है, और फिर बाद में दैट वाटर बिकम्स ब्लू इन कलर, why, because it has a blue color copper sulfate है, which is blue in color, okay। so हम क्या कर रहे हैं कि एक बीकर में क्या लिए, वाटर के अंदर वी पुट सम सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू इन कलर, तो वाटर का कलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्लू कलर का हो जाएगा। एंड देन व्हेन वी ऐड जिंक डस्ट टू, इसके अंदर हम क्या ऐड करने वाले हैं, जिंक डस्ट ऐड करने वाले, क्या ऐड करेंगे, जिंक डस्ट ऐड करेंगे, एंड वी कीप फॉर सम टाइम, मतलब 5-10 मिनट के लिए आप रखेंगे। यू विल सी दैट द वाटर बिकम्स कलरलेस। जो पहले पानी ब्लू कलर का था, अब वह वाटर क्या हो गया, कलरलेस हो गया, बिकॉज देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट की वजह से अब क्या हो गया, वो जो पानी जो था इट बिकम्स कलरलेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट बिकम्स कलरलेस। तो अगर एक बीकर बना वहीं पर और फिर बाद में पानी करूँ, तो नाउ इट हैज समथिंग दैट इज जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ओके। और ये जो है दैट इज सोल्यूशन इज कलरलेस, ओके। दूसरी बात क्या है, एक्वायस का मतलब क्या होता है कि सॉल्ट में, पानी में हम जब सॉल्ट डालेंगे जो सोल्यूशन फॉर्म होता है वो सोल्यूशन को हम एक्वायस कहेंगे, ओके स्टूडेंट्स। देखो एक तो होता है कि जैसे केरोसिन होता है ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, ओके, जैसे ऑयल होता है ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, मिल्क क्या होता है ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, पर एक कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है जो सॉलिड फॉर्म में, उसको हम पानी में करके मिक्स कर देंगे, तो नाउ वी हैव द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज एक्वायस सॉल्यूशन। कौन सा, एक्वायस सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्ट पानी में आप मिक्स करो तो आपको क्या मिलेगा, उसका एक्वायस सॉल्यूशन मिलेगा, ओके।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नाउ द एक्वा सोल्यूशन इज कलरलेस, नाउ द एक्वा सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज कलरलेस, और हमें कॉपर बाजू में कहीं तो हमें कॉपर मिलेगा। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि कहीं तो हमें यहाँ पर कॉपर मिलेगा, यहाँ पर जो है डिपॉजिट कॉपर मिलेगा। ओके, तो दैट इज कॉपर। ओके, तो इस तरह से यह जो इक्वेशन को मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, दैट आई हैव रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इन ब्रीफ। मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड लिखा है कि एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप देख रहे हैं, तो दैट आई हैव रिटन इन ब्रीफ इन टेकिंग द हेल्प ऑफ द वर्ड्स। देयरफॉर ये टाइप के केमिकल इक्वेशन को हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। लेकिन आपको बार बार इस तरह के, मैंने अगर आपको 100 इक्वेशंस दिए तो यू विल फाइंड सम इनकन्वीनियंस टू राइट दिस काइंड ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ओके, और थोड़ा इधर से उधर तक पढ़ना पड़ता है। तो अगर इसको आप थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला, तो आपको लिखने में आसानी होगी। दैट मीन्स यू विल फाइंड इट कन्वीनियंट टू राइट द केमिकल इक्वेशन। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो रिप्रेजेंट करते हैं। अभी एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है इन वर्ड्स, तो इसलिए हम इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। तो अगर मैं कुछ लिखूं, रिप्रेजेंट करूं, तो दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस फॉर्म, इन अ कंडेंस फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म में with the help of chemical formulae, then it is called as chemical equation. Okay, तो क्या definition है chemical equation का students? The representation of a chemical reaction in a condensed form by taking the help of chemical formulae, then it is called a chemical equation. Okay, तो chemical equation में आप देख रहे हैं, अब इसको condensed form में मैं लिख के बताता हूँ। तो suppose in condensed form में मैं कैसे लिखूंगा? condensed form, in condensed form, तो aqueous solution of copper sulfate, तो copper sulfate का molecular formula या chemical formula है CuSO4 plus zinc, Zn gives जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ZnSO4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला एक ही होता है स्टूडेंट्स, और वो फिक्स्ड होता है। ओके, प्लस कॉपर का है Cu। ओके, तो फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ NaCl, दैट मींस सोडियम क्लोराइड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। ओके, ये फिक्स्ड है। अब आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड हो जाएगा ZnCl2। तो आप ये बोलेंगे सर सोडियम क्लोराइड, तो क्लोराइड में सर Cl लिखा, तो जिंक क्लोराइड, फिर वापस यहाँ पर क्लोराइड में आपने Cl2 क्यों लिखा? तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बिकॉज ऑफ द वैलेंसी, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, जिंक का वैलेंसी 2 होता है तो ये 2 यहाँ पर कैरी हो जाता है, तो इस तरह से ZnCl2 आता है। लेकिन दोनों को हम वही कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। तो इस तरह से जिंक क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट्स? ZnCl2। ये फिक्स होता है, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ता है। अभी आप 10th में गए, 9th में अगर आपने ध्यान से नहीं सुना रहेगा तो सम सर्टन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सर्टन कंपाउंड आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज NaCl, जिंक क्लोराइड इज ZnCl2, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ओके, जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो इस तरह से आपको याद रखना है। आप CaCO नहीं लिख सकते, CaCO3 ही लिखना है। ओके, ये 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है, उसके हिसाब से हम लिखते हैं। तो उस तरह से आप देख रहे हैं कि जिंक सल्फेट को मैंने ZnSO4 बताया, प्लस कॉपर को मैंने Cu बताया। तो ये जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स? कंडेंस फॉर्म हो गया। और मैंने इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? मैंने यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन इन कंडेंस्ड फॉर्म, केमिकल इक्वेशन इन कंडेंस्ड फॉर्म। अब यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि कॉपर सल्फेट के बीच में क्या है? एक बॉन्ड है, और वो कौन सा बॉन्ड होता है? यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? आगे ब्रेक हो रहा है, एक आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म। ओके, तो आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स में क्या होता है? देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स,
और प्रोडक्ट्स में क्या होता है, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। और कॉपर सल्फेट जो है, पहले आप देख रहे कॉपर सल्फेट साथ में थे, ओके, वो बॉन्डेड थे बाय द आयनिक बॉन्ड से पहले बॉन्ड था। तो आप देख रहे हैं कि जिंक जो है वो सल्फेट को साथ में कर लिया, तो जिंक और सल्फेट जो अभी एक साथ हो गए, और इस तरह से कॉपर जो है क्या हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया, कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसमें अगर हम वापस से थोड़ा सा रिएक्टेंट्स के बारे में डिस्कस करें, तो आप देख रहे हैं कि यह जो रेड वाला जो पार्ट है, जो एरो के लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज द रिएक्टेंट, ओके। और जो एरो के राइट में लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रॉपर्टी है कलरलेस है। क्या हो गया, जिंक सल्फेट क्या हो गया, कलरलेस हो गया। और यहाँ पर कॉपर सल्फेट कैसे था, ब्लू इन कलर। तो ब्लू इन कलर वाला सॉल्यूशन जो है वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो गए। प्रॉपर्टीज चेंज क्यों हो गए, क्योंकि जो एलिमेंट्स थे वो खुद ही चेंज हो गए। पहले CuSO4 था, अब ZnSO4 हो गया। तो ZnSO4 का प्रॉपर्टी CuSO4 के प्रॉपर्टी से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम आयनिक बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस लिखते समय आपको कौन से रूल्स, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, याद रखने हैं, ताकि आप केमिकल इक्वेशन को पूरा इंफॉर्मेटिव बनाओ। आपको केमिकल इक्वेशन कंडेंस फॉर्म में आप लिख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी सारी जानकारी आपको केमिकल इक्वेशन देखते ही आपको पता चलनी चाहिए। तो लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट स्टेप। एक इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, जो अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। That is CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus ओके। तो द फर्स्ट रूल इज दैट केमिकल इक्वेशन, ये एक तरह का केमिकल इक्वेशन है जो कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। जो पुराना जो मेथड था वर्ड इक्वेशन, दैट इज़ इनकन्वीनियंट। तो हमने न्यू मेथड हमने अप्लाई किया है विच इज़ कन्वीनियंट फॉर अस एंड विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और जो आज के दौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ द केमिकल इक्वेशन। आप देख रहे हैं केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स जो पार्ट लिखे हैं, वी हैव टू राइट ऑलवेज रिएक्टेंट पार्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड। आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ एरो के लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ें लिखी हुई है, दैट इज़ अ रिएक्टेंट, ओके, दैट इज़ रिएक्टेंट। मैंने आपको इसका लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ऐसे दो सब्सटेंसेस, जैसे यहाँ पर दो सब्सटेंसेस, एक कॉपर सल्फेट और दूसरा जिंक, ये दो, एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है। यहाँ पर कंपाउंड और एलिमेंट दोनों केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्म हो रहे हैं, केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। अब ये दो सब्सटेंसेस, एक कंपाउंड और एलिमेंट, केमिकल रिएक्ट करके टोटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, और वो एरो के उस तरफ लिखा गया है। तो एरो के राइट साइड में जो भी कंपाउंड और एलिमेंट जो लिखा गया है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड बाय मेकिंग न्यू बॉन्ड्स। जब दो सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, इट इज़ फॉर्म बाय मेकिंग अ न्यू बॉन्ड। सो एंड वी राइट इट टू द राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट हम कहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और प्रोडक्ट हम कहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स, राइट साइड में लिखते हैं। दूसरी बात क्या है कि दोनों के बीच में एन एरो इज ड्रॉन हेडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो हेडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की तरफ हमने एरो बनाया, यहाँ पर दिख रहा है हमने कहाँ पर प्रोडक्ट की तरफ बनाया। तो व्हाट डज दिस एरो मीन्स, दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये एरो क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ये दो रिएक्ट करके ये चीज़ बनी है, हमें एरो के ज़रिए पता कर सकते हैं। समझ में आया? तो अब हम ऐसा उल्टा नहीं लिख सकते कि Na प्लस एंड Cl माइनस गिव्स NaCl, ऐसा उल्टा हम हरगिज़ नहीं लिखते। तो हम हमेशा एरो हम किस तरफ बताते हैं, राइट साइड में बताते हैं, और प्रोडक्ट हमेशा हम राइट साइड में बताते हैं। तो रिएक्टेंट किधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट किधर लिखना चाहिए, राइट साइड में, और फिर बाद में इसके बीच में एक एरो बना होता है। वो एरो क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन।
तो सेकेंड पॉइंट इज दैट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पर देख रहे हैं कि रिएक्टेंट है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में प्रोडक्ट है। अगर यह दो या दो से ज़्यादा चीज़ जब रिएक्ट करे, मतलब दो एलिमेंट हो सकते हैं या तीन एलिमेंट हो सकते हैं या एक कंपाउंड और एक जिंक एक एलिमेंट हो सकता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कंपाउंड और एक जिंक रिएक्ट कर रहे हैं, तो दो चीज़ें यहाँ पर, एक चीज़ है कंपाउंड कॉपर सल्फेट और एक एलिमेंट जिंक, तो दोनों के बीच में हम क्या ऐड करेंगे, प्लस साइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस साइन। उसी तरह से हम प्रोडक्ट में भी करेंगे, व्हेन वी राइट प्रोडक्ट साइड एंड इफ वी आर गेटिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है और दूसरा, दो प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट के दोनों के बीच में हम क्या साइन डालेंगे, प्लस साइन डालेंगे। और फिर एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट प्लस Zn और प्लस डाला है मैंने, और प्रोडक्ट साइड में भी मैंने ZnSO4 प्लस Cu डाला है। ओके, देन द थर्ड स्टेप इज दैट, उसको अगर हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें लेनी है कि रिएक्शन में इतना तो समझ में आ गया कि कॉपर सल्फेट इज अ कंपाउंड एंड इट रिएक्ट्स विद द एलिमेंट जिंक, वी गेट अ कंपाउंड ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट एंड कॉपर, एक एलिमेंट है, बराबर। लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन बताना है तो वी हैव टू ऑल्सो डोनेट दैट वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड और गैस। तो सॉलिड है क्या, सॉलिड के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में S लिखेंगे, लिक्विड के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में L लिखेंगे, और गैस के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में गैस लिखेंगे। तो सपोज अगर एक मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन जो है, तो यहाँ पर मेरे को अभी बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर बैलेंस कर दिया। ओके, नाउ अगर मुझे इसमें लिखना है Zn क्या है, Zn तो सॉलिड होता है, Zn क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा S, और HCl तो आपको यहाँ पर एक्वायस फॉर्म में लेने वाले या कॉन्सेंट्रेटेड ले सकते हैं, या कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये एक लिक्विड फॉर्म में ही होगा। ओके, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे L, और यहाँ पर ZnCl2 जो है, ZnCl2 एक सोल्यूशन फॉर्म में आएगा, दैट इज अगेन एक्वायस सोल्यूशन, तो उसमें हम लिख सकते हैं L। और आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा G। तो इस तरह से हम इसको और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं अबाउट द फिजिकल स्टेट्स। तो फिजिकल स्टेट्स कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिंक क्या है, सॉलिड है, HCl क्या है, लिक्विड है, जिंक क्लोराइड क्या हो गया, एक तरह का सॉल्ट है, वो सॉलिड होगा, वो इट विल बी सॉलिड। ओके, एक तरह का सॉल्ट होता है जो सॉलिड होता है, और हाइड्रोजन क्या है, एक तरह का गैस है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, G करके बताएंगे। अगर यह हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन गैस जैसे ही फॉर्म हो गया, इक्वेशन केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस विल एस्केप इनटू द एयर, तो इसलिए हम इसको एक एरो भी बनाएंगे विच पॉइंट्स अपवर्ड। एरो कैसे बनाएंगे, विच पॉइंट्स अपवर्ड। ओके, अगर यहाँ पर एक तरह का कंपाउंड फॉर्म हो गया है और वो प्रेसिपिटेट है और वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन वह एक अलग अस्तित्व बना के रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक टेस्ट ट्यूब ले रहा हूँ, तो टेस्ट ट्यूब में मैंने यहाँ पर पानी बनाया और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें बनाई जो फ्रीली फ्लोट हो रही है। क्या हो रही है, फ्रीली फ्लोट हो रही है, तो दैट वी कॉल एज एट अ प्रेसिपिटेट, व्हाट वी कॉल इट एज अ प्रेसिपिटेट। और ये प्रेसिपिटेट जो है स्टूडेंट्स, थोड़े टाइम के बाद में इट विल सेटल डाउन, सेटल डाउन होने के बाद में आपको दिखाई देगा कि क्लियरली इट इज सेटल डाउन। तो ऐसे टाइप के केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स बताएंगे। क्या कहेंगे, एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। इसका मतलब कि वो प्रेसिपिटेट है, और प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट सेटल्स डाउन, तो हम उसको एक एरो बनाएंगे विच पॉइंट्स डाउनवर्ड। समझ में आया? ओके, तो व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है सॉल्यूशन फॉर्म में जब होता है वाटर में, तो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ सेट टू बी इन एक्वायस स्टेट। कैसे एक्वायस स्टेट, मतलब कोई भी एक सॉल्ट अगर आप पानी में मिक्स करते हो और वो पूरा घुल मिल जाता है, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड एज एक्वायस स्टेट, मतलब कि एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वर्ड इक्वेशन में लिखे थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ड इक्वेशन की तरह AQ। तो क्या लिखेंगे, AQ शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे AQ। मतलब क्या, AQ मतलब कि कॉपर सल्फेट को हमने पानी में मिला के उसका सॉल्यूशन बनाया है, और वो सॉल्यूशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से कॉपर सल्फेट को हम किस इससे डिनोट करेंगे, AQ। अब यहाँ पर जिंक जो है कौन सा इसमें है, जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में है। कौन सा है,
सॉलिड स्टेट में। और यहाँ पर अगेन यहाँ पर लिखा था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, तो अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे AQ। ओके, अगेन यहाँ पर लिखेंगे AQ। और यहाँ पर कॉपर जो फॉर्म हो रहा है, मैंने आपको बताया था ये बीकर में कि यहाँ पर रेड कलर का मैंने आपको लास्ट में पॉइंट करके बताया था, दैट इज दिस इज नथिंग बट द कॉपर। तो ये अलग सा फॉर्म हो गया था, और वो कौन सा फॉर्म था, इट इज़ इन सॉलिड स्टेट, इट इज़ इन सॉलिड स्टेट। हालांकि वो पूरा एग्जैक्ट सॉलिड नहीं होता है, मोल्टन स्टेट में होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सॉलिड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं थर्ड स्टेप में क्या क्या करते हैं। वी डिनोट इट बाय राइटिंग इट वेदर इट इज़ द गिवन एलिमेंट इज अ सॉलिड और द गिवन कंपाउंड इज लिक्विड और द प्रोडक्ट फॉर्म इज गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है कि नहीं हम उसको डिनोट करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर एक्वायर्ड सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग AQ करके डिनोट करेंगे। ओके, तो रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 में क्या है कि यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा है मैंने, ये आपका जो है लाइमस्टोन है। तो लाइमस्टोन को अगर मैं हीट करूँगा तो इट फॉर्म्स स्लेक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। तो अगर मैं पढ़ के सुनाऊँ तो CaCO3 व्हेन इट इज़ हीटेड, इसको हीट करेंगे, मतलब हीट इज़ सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। तो हम लोग बर्नर लगाते हैं तब हीट होता है ना, तो मतलब वी आर सप्लाइंग हीट फ्रॉम आउटसाइड। तो इन दैट केस क्या फॉर्म हो रहा है, स्लेक लाइन फॉर्म हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। स्लेक लाइन मीन्स CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमने इसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए मैंने क्या बताया यहाँ पर, एरो हेडिंग अपवर्ड्स, एरो हेडिंग अपवर्ड, मतलब कि क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एयर। दूसरी बात क्या है कि जब हम हीट करेंगे तो वी शो इट बाय नोटेशन कॉल्ड डेल्टा और ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो जैसे ही आप एक केमिकल इक्वेशन में, एक केमिकल रिएक्शन में आप ट्रायंगल देखते हो एरो के ऊपर, ये एरो क्या बताता है स्टूडेंट्स, इट एरो, दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये एरो क्या बताता है कि इसको हीट करने की वजह से हमें यह दो प्रोडक्ट्स मिले हैं। तो इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ऐसा नहीं कि ये दो को रिएक्ट करने के बाद में ये मिला, क्योंकि एरो उस तरफ है, एरो इज हेडिंग टुवर्ड्स द राइट। तो ये एरो क्या बताता है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और ये डेल्टा साइन क्या बताता है, ट्रायंगल साइन क्या बताता है कि दैट वी आर हीटिंग द सब्सटेंस, वी आर प्रोवाइडिंग हीट एक्सटर्नली, मतलब हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हम उसको हीट करेंगे देन व्हाट विल हैपन, वी गेट अ रेसिड्यू दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है टेस्ट ट्यूब में से आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देगा, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, समझ में आया आपको। अगर यहाँ पर हम क्या करें, हीट दे रहे हैं। ओके, हीट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट और जिंक जो है वो रिएक्ट करने के बाद में उसका जिंक सल्फेट और कॉपर तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट इज रिलीज्ड। मतलब ये दो रिएक्शन करने के बाद में आप अगर टेस्ट ट्यूब को अगर आप टच करोगे तो व्हाट वी फील समथिंग लाइटली हीटेड अप, मतलब क्या, थोड़ा सा हीट हुआ है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा हीट नहीं, थोड़ा सा हीट हुआ है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, हीट इज रिलीज्ड। हीट इज रिलीज्ड मीन्स व्हाट, प्लस हीट लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्लस हीट लिखेंगे। तो अगर हीट हम बाहर के सराउंडिंग से दे रहे, प्रोवाइड कर रहे, सप्लाई कर रहे, तो हम क्या करेंगे, हीट का साइन डालेंगे यहाँ पर, मतलब हम उसको हीट करें। अगर कोई रिएक्शन में हीट इज गिवन आउट, हीट इज गिवन आउट, इन दैट केस वी कैन से दैट प्रोडक्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, प्लस हीट करके लिखेंगे। ओके, समझ में आया, प्लस हीट करके लिखेंगे। नाउ रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हम क्या ध्यान देखेंगे कि अगर एक केमिकल रिएक्शन को अगर टेक प्लेस होना है, मतलब अगर वो ऑकर होता है, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो उसमें कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है। अगर वो कंडीशंस हम नहीं रखेंगे तो द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। तो कौन से कंडीशन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर और फिर कैटलिस्ट। अभी एक कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, मतलब कि अगर दो चीज़ रिएक्ट कर रहे हैं और स्लोली रिएक्ट करे, स्लोली रिएक्ट करे, स्लोली रिएक्ट करे, और आपको पता चल रहा है कि आपको उसमें से प्रोडक्ट मिलने वाला है ऑक्सीजन। ओके, दो सब्सटेंस रिएक्ट करके आपको मिल रहा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का अगर बाटला अगर हमें भरना है तो कितना दिन लगेगा, कितना महीना लगेगा। तो अगर सपोज वही दो चीज़ रिएक्ट करने के बाद में अगर वह चीज़ ज़्यादा से जल्दी रिएक्ट होगा तो वी गेट
मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर हमें मिलेगा तो बाटला जल्दी जल्दी फिल हो जाएगा, और जो बाकी जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की हमारे हॉस्पिटल्स में वो हमें फुलफिल कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, लेकिन एक चीज़ मिक्स करने की वजह से दो चीज़ ऐसे रिएक्ट करते हैं कि वह रिएक्शन फास्ट हो जाता है, और उसका जो प्रोडक्ट जो है यहाँ पर मैं ऑक्सीजन बता रहा था, वो ऑक्सीजन जो है जल्दी जल्दी मिलता है, तो उसे हम कहेंगे कैटलिस्ट। दैट मीन्स अ सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, मतलब वो अ सब्सटेंस विच डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट इट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन। मैं एक बार बात फिर से बताता हूँ, द सब्सटेंस विच डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट बिकॉज ऑफ हुज प्रेजेंस, मतलब उसके प्रेजेंस के वजह से क्या हो रहा है, इट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। ओके, तो टेम्परेचर हमें बताना है कि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है कि हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, प्रेशर है तो प्रेशर बताना पड़ेगा, कैटलिस्ट इस्तेमाल करें तो कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है बिटवीन वेजिटेबल ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल हमने लिया है और उसमें हमने हाइड्रोजन का सहारा लिया है, और हम देख रहे हैं कि रिएक्शन हो रहा है क्या, तो आप देखेंगे कि रिएक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है। अच्छा, रिएक्शन अगर होना है तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर उसको हम लोग 60 डिग्री तक हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मतलब एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब 60 डिग्री पे ये दो क्या करेंगे, वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, और आपको क्या मिलेगा, वनस्पति घी। लेकिन वनस्पति घी मिलने के लिए हमें एक कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा, वो कैटलिस्ट कौन सा ऐड कर रहे हैं, दैट इज निकल कैटलिस्ट। अच्छा, अभी जो कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर मेंशन कर रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू राइट इट ऑन द एरो, अबव द एरो और बिलो द एरो। क्या, वो जो टेम्परेचर जो मेंशन कर रहे हैं और कैटलिस्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग टू राइट अबव द एरो और बिलो द एरो। तो इस तरह से हमने एक रिएक्शन लिखा है जिसमें वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन गिव्स वनस्पति घी, जिसमें आप देख रहे हैं कि वेजिटेबल ऑयल जो है, एल मतलब क्या, लिक्विड, हाइड्रोजन मतलब क्या, विच इज इन विच स्टेट, फिजिकल स्टेट कौन सा हाइड्रोजन का, गैस, यहाँ पर फिजिकल स्टेट कौन सा है, लिक्विड, और वनस्पति घी कौन सा स्टेट में पाया जाता है, दैट इज सॉलिड। ओके, समझ में आया, ये आपको रूल नंबर 5। नाउ रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में हम क्या देखेंगे, स्पेशल इंफॉर्मेशन इज रिटन बिलो द फॉर्मूला। अभी यहाँ पर देख रहे हैं एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, उसके नीचे मैंने स्पेशल इंफॉर्मेशन लिखा, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सेम HNO3 लिखा हुआ है, दैट इज नाइट्रिक एसिड, उसके नीचे पर मैंने लिखा हुआ है डायल्यूट। तो पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड और डायल्यूट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कि सपोज आपने दो ग्लास सेम साइज़ के सेम शेप के आपने 2 ग्लास वाटर लिया, पूरा पानी भरा हुआ है, और एक में 3 चम्मच शक्कर डाला और एक में सिर्फ 1 चम्मच शक्कर डाला, और आपने उसको पूरा डिज़ोल्व किया। तो फर्स्ट जो ग्लास में आपने कितने चम्मच शक्कर डाले थे, 3 चम्मच, सेकेंड ग्लास में आपने सिर्फ 1 चम्मच शक्कर डाला था। तो आप अभी इसको टेस्ट करेंगे तो ग्लास नंबर 1 जो है आपको कैसा टेस्टी फील होगा, मोर स्वीट, ओके, ज़्यादा आपको मीठा लगेगा देन द ग्लास नंबर 2। तो क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि आपका पहले वाले ग्लास में जो शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन था, मतलब शुगर का जो योगदान था वो ज़्यादा था, इसलिए आपको पानी कैसा लगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वी से दैट इट इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड। समझ में आया। तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या, जैसे अभी यहाँ पर HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है उसमें वो सोल्यूशन में एक्वस सोल्यूशन में ज़्यादा है, वो एक्वस सोल्यूशन में नाइट्रिक एसिड क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। और जो सेकंड जो ग्लास का एग्जांपल लिया तो उसमें हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून हमने शुगर मिलाया था, वो क्या हो गया, स्लाइटली मीठा था, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड, क्योंकि उसके अंदर आप देखेंगे कि जो उसका कॉन्सेंट्रेशन था सॉलिड का, जो शुगर का वो कम था, मतलब सॉलिड का जो योगदान था वो कम था, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे। तो आप इतना ज़्यादा सोचिए मत, सिंपल बात है कि कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसके अंदर कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी, इसलिए हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। डाइल्यूट मतलब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसको डाइल्यूट कहेंगे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो है स्पेशल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि दैट नाइट्रिक एसिड इज कॉन्सेंट्रेटेड, और यहाँ पर क्या दिया है, नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूट। आप देख रहे हैं दोनों रिएक्शन सेम है, लेकिन इसका प्रोडक्ट जो है फॉर्म जो हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि CuNO3 ट्वाइस दोनों भी सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नाइट्रिक
सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो क्या फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड द प्रोडक्ट हियर फॉर्म्ड इज द रेडिश कलर पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये कौन सा है, रेडिश कलर है और पॉइजनस है, और क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। सेकेंड केस में अगर नाइट्रिक एसिड जो है अगर डाइल्यूट रहा तो क्या होगा, कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड दैट इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड व्हाट इट विल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि दो रिएक्शन जो है टोटली, पहले वाले में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है जो रेडिश है, जो पॉइजनस है, और सेकंड वाले में नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो वाई देयर इज अ डिफरेंस इन द फॉर्मूला, यहाँ पर NO2 फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर NO फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड हियर इन दिस रिएक्शन बिकॉज ऑफ द डाइल्यूट HNO3। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको मतलब ये जो रूल्स जो है टोटल 6 रूल्स जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स।